वो इंजीनियरिंग में कंटिन्यू करते हो। फिर बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, तो वो आगे आपका फील्ड है वो आगे चलता रहता है। और इसी प्रकार आप इसमें जैसे आर्किटेक्चर हो गया, डेटा साइंस हो गया, डिफेंस की सर्विसेज में भी आप इसमें जा सकते हो, आप रिसर्च में भी आप अपना कैरियर बना सकते हो। तो ये तो हो गया यदि आप क्या चूज करते हो, नॉन मेडिकल चूज करते हो। अब इसी की जगह अगर आप पीसीबी चूज करते हो यानी कि मेडिकल फील्ड चूज करते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो उसमें आप आगे जाके क्या क्या कर सकते हो, तो उसमें आपके मेडिकल लाइन में जो है बहुत सारे क्षेत्र हैं वो खुले हुए विकल्प हैं, आपको मिल जाते हैं। जैसे आपके उसमें एमबीबीएस आ गया, बीडीएस आ गया, बीएएमएस आ गया और बीएचएमएस आ गया, बीएससी नर्सिंग आ गया। तो ये वाले जो कोर्सेज हैं आप उसमें पीसीबी जो स्ट्रीम है वो चूज करते हैं, तो उसके बाद यानी कि मेडिकल स्ट्रीम चूज करने के बाद आप इन फील्ड्स में जा सकते हो। इसमें भी आप 12वीं के बाद नीट का एग्जाम करके आप किसी एमबीबीएस का कोर्स कर सकते हो, और नीट के एग्जाम के थ्रू बहुत सारे अदर कोर्सेज भी होते हैं, रेडियोलॉजी वगैरह जितने भी मेडिकल लाइन से संबंधित कोर्सेज हैं वो सारे इसमें आते हैं। जैसे फार्मेसी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, और इसमें बायोटेक्नोलॉजी हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया। तो ऐसे जो क्षेत्र हैं उनमें भी आप अपना कैरियर बना सकते हो। अब देखो इसमें क्या है कि इन दो के अलावा जो साइंस में पीसीएमबी भी होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो चारों सब्जेक्ट में भी आप स्टडी करते हो। तो उसमें जैसे जो नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह के आगे जो फील्ड हैं वो ओपन होते हैं, जिसमें आप जो मेडिकल लाइन के जो इंजीनियरिंग बेस्ड जो इक्विपमेंट्स हैं, एमआरआई मशीनें वगैरह, तो उनका डिज़ाइन करते हो, वो भी एक फील्ड, उसमें भी आप जा सकते हो। इसके अलावा जो है अगर आपके पास पीसीएम है, पीसीबी है, तो इसके अलावा भी आपके पास एक और विकल्प होता है, वो आता है एग्रीकल्चर का, जो हमारे अपने नॉर्मल बहुत ज़्यादा जो ट्रेड में चलता है। एग्रीकल्चर चूज करते हो, तो एग्रीकल्चर चूज करने के बाद आप उसमें जैसे क्रॉप मैनेजमेंट हो गया, और मृदा विज्ञान हो गया, सिंचाई तकनीक हो गया, ग्रीन हाउसेज हो गए, फार्मिंग हो गई, एग्री बिजनेस हो गए, और कृषि अर्थशास्त्र हो गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको क्या करवाया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो 11वीं 12वीं में अगर आपने एग्रीकल्चर लिया हुआ, तो आप अपने नॉर्मली कह सकते हैं कि 12वीं के बाद जो आपके पास है बीएससी एग्रीकल्चर, एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण जो कैरियर विकल्प है वो आपके सामने आता है। और इसके माध्यम से आप क्या है कि कृषि जो साइंटिस्ट है वो बन सकते हैं, कृषि अधिकारी बन सकते हैं। तो उसमें आप जो एग्रीकल्चर बेस्ड जो बिजनेस होते हैं उसमें कोई मैनेजर बन सकते हैं, आप फूड टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, जहाँ आप क्रॉप मैनेजमेंट से जुड़ी हुई जो बहुत से कार्य हैं उनमें आप जो अपनी शमूलियत प्रदान कर सकते हैं। इसमें आप आगे जाके डॉक्टर की डिग्री हासिल कर लो, और डॉक्टर करने के बाद आपको बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें आप अपनी जो टीचिंग की जो जॉब है वो भी कर सकते हो। अब इसमें देखो, इसमें क्या है कि जो एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर में जैसे जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं वहाँ पे भी इनकी जॉब्स जो है, पोस्ट्स हैं, वो भी आती रहती हैं। तो ये भी आप एक जो पीसीएम पीसीबी के साथ साथ जो अगर आप कृषि के क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो आप एग्रीकल्चर में भी जा सकते हैं। इसके अलावा जो आते हैं वो आते हैं जैसे इसी में एग्रीकल्चर में ही आता है, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, डेयरी टेक्नोलॉजी हो गई, फॉरेस्ट्री हो गई, जो मछली पालन का काम हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होगी जिसमें आप एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बनाते हो, हल, प्लाव वगैरह, जो बिजाई की मशीनें वगैरह होती हैं उनका आप निर्माण करने में हेल्प करते हो। तो ये भी आप एक फील्ड है, उसमें भी आप जा सकते हो। जो ये तो पहली स्ट्रीम हो गई कि साइंस स्ट्रीम में आप, मैं इसको पूरे को एक ही कैप के अंदर रखते हैं, वो है साइंस स्ट्रीम। दूसरा आता है अपने पास कॉमर्स, जिसको हिंदी में वाणिज्य भी कहते हैं। तो यदि आपको व्यापार, वित्तीय प्रबंधन, जहाँ आर्थिक जो गतिविधियों में रुचि है, तो ये स्ट्रीम आपके लिए क्या है, बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। इसमें जो लेखांकन वगैरह और व्यवसाय अध्ययन, अर्थशास्त्र जैसे विषय क्या होते हैं, शामिल होते हैं। 12वीं के बाद इसमें आप बीकॉम, बीबीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे व्यावसायिक कोर्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो आगे जाके बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग या मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ने के लिए आपके पास बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो ओपन
रहते हैं। अगर आप कॉमर्स करते हो तो इसमें आगे जाके आप एमबीए जैसे जो हायर लेवल की जो एजुकेशन सिस्टम है उनमें भी आप जा सकते हो और उसके थ्रू आप क्या है कि किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जो हायर रैंकिंग पे भी आप अपनी जो एमडी वगैरह के पदों पे भी आप जाने का सपना है वो पूरा कर सकते हो। अब ये तो हो गई साइंस हो गई, कॉमर्स हो गई। इसके अलावा अपने पास आता है जो तीसरा जो पॉइंट बचता है या तीसरा सब्जेक्ट जो होता है जो कॉमनली चलता है वो आता है कला। जहाँ इसको ह्यूमैनिटी भी कहते हैं, मानविकी भी कहते हैं। और ये भी जो आर्ट जिसको अपने नॉर्मल जो सामान्य भाषा में इसको आर्ट कहते हैं, तो आर्ट भी एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय होता है। हालाँकि आर्ट को हम क्या करते हैं सबसे कम आंकते हैं कि आर्ट क्या होता है कि जी सबसे जो आसान विषय है वो क्या है आर्ट है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि आर्ट सबसे आसान विषय कभी नहीं होता, क्योंकि आप कभी भी देखना किसी कॉलेज का और किसी किसी भी कॉलेज का आप रिजल्ट देखना, उसमें आपको आर्ट में भी बहुत सारे बच्चे हैं वो फेल होते हुए मिल जाएंगे। क्योंकि रीज़न क्या होता है कि बच्चों के मन में ये चीज़ भर दी गई है कि आर्ट तो क्या है जी, बहुत ही ईज़ी सब्जेक्ट है। जैसे ही एग्ज़ाम होगा उससे 1 दिन पहले हम कुछ 1 वीक वगैरह ले आएँगे, उसे पढ़ लेंगे और उससे पास हो जाएँगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, आर्ट में भी बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, फेल होते हैं। तो यदि आपको तो यहाँ से अपने ये कह सकते हैं, यदि आपको समाज, हिस्ट्री, इतिहास, राजनीति वगैरह या मानविक जो व्यवहार है उसको समझने का या रचनात्मक कार्यों में रुचि है, तो आर्ट आपके लिए एक बेस्ट फील्ड हो सकता है, एक बेस्ट स्ट्रीम हो सकती है। आर्ट में अगर आप 11th-12th करते हो तो आप 11th-12th करने के बाद आप बीए में एडमिशन ले सकते हो और बीए के बाद आप जो यूपीएससी सिविल सेवा है उसमें जा सकते हो, विधि पत्रकारिता में जा सकते हो, लॉ में जा सकते हो और मनोविज्ञान में जा सकते हो। कोई भी जो सोशल वर्क है उसमें जा सकते हो, या कोई किसी अदर डिज़ाइन के जो फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है, आजकल कुछ बच्चे आर्ट के साथ मैथ भी करते हैं, तो आप आर्ट के साथ मैथमेटिक्स भी कर सकते हो। और उसमें ये बेनिफिट होता है कि आप अगर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो आर्ट में आप वो वाले सब्जेक्ट रखो जो कॉम्पिटिशन्स में ज़्यादा आते हैं, तो आपके साथ के साथ कॉम्पिटिशन की तैयारी भी हो जाती है और आपका अगर उसमें जो अगर कंपटीशन में मेंटल एबिलिटी वगैरह के जो क्वेश्चन आते हैं या मैथमेटिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, उनके लिए भी आपका माइंड है वो प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर रहता है। जो आजकल जो आर्ट में सबसे ज़्यादा आजकल प्रचलन में चल रहा है वो चल रहा है यूपीएससी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर कोई यूपीएससी क्लियर करके कलेक्टर बनना चाहता है और ये आप इसके माध्यम से आप बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनमें आप जा सकते हो। तो ये तो हो गया आपका आर्ट का सब्जेक्ट। तो ये तो 3 सब्जेक्ट वो हो गए। ये एक पूरे का पूरा इसको अगर अपने एक कैप में रखें कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट ये तीनों क्या हैं, ये कन्वेंशनल जो पहले से जो एक चली आ रही परंपरा, ये परंपरागत पढ़ाई है, इसको अपने ऐसे कह सकते हैं। ठीक है ना, ये परंपरागत जो स्ट्रीम्स हैं उनमें आप जा सकते हो। अब आता है कि अगर आपको मान लो जल्दी से जल्दी किसी टेक्निकल जो लाइन में जाना है, आपके पास टाइम नहीं है, या आपका जो बैकग्राउंड है, आपका पारिवारिक सिचुएशंस ऐसी है कि आपको वो चीज़ें आपको अलाउ नहीं करती कि आप 11वीं करो, 12वीं करो फिर आगे जाओ, है ना? तो उनके लिए एक और जो स्ट्रीम आती है वो आती है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिप्लोमा होता है। तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा 3 साल का एक कार्यक्रम होता है जिसमें जो छात्र हैं वो इंजीनियरिंग से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण लेते हैं। इसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल और कंप्यूटर साइंस जैसे या इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ऐसे सारे के सारे सब्जेक्ट इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो पॉलिटेक्निक करने के बाद जो छात्र हैं वो सीधे-सीधे किसी न किसी कंपनी में जूनियर इंजीनियरिंग या सुपरवाइज़र के रूप में अपना काम है वो शुरू कर सकते हैं। और पॉलिटेक्निक का एक और बेनिफिट भी होता है कि पॉलिटेक्निक करने के बाद जो स्टूडेंट हैं वो सीधा बीटेक के सेकंड सेमेस्टर में भी जो सेकंड वर्ष में भी क्या कर सकते हैं, लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश लेकर अपनी शिक्षा को जारी रख सकते हैं। यानी कि अगर किसी बच्चे ने 3 साल पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हुआ है तो वो उसको बीटेक में
जो 1 साल की छूट है वो मिल जाती है। अब इसके अलावा एक और कोर्स आता है, वो आता है आईटीआई। तो आईटीआई भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो विकल्प है वो हो सकता है, जो कि बहुत ही कम समय में जो ये एक्चुअली ये स्किल बेस्ड प्रोग्राम होता है पूरे का पूरा, ठीक है ना? तो आप इसमें आईटीआई डिप्लोमास करके जल्दी से जल्दी रोज़गार भी प्राप्त कर सकते हो। इसमें आप इलेक्ट्रीशियन में डिप्लोमा कर सकते हो, जो फिटर में कर सकते हो, वेल्डर, प्लम्बर या कारपेंटर या मोटर मैकेनिक जैसे ट्रेड्स जिसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आईटीआई के बाद जो छात्र है वो किसी उद्योग में कार्य कर सकता है या अपने उसमें अप्रेंटिसशिप के माध्यम से, यानी कि जो किसी सीनियर के नीचे काम करना, तो वो किसी सीनियर के नीचे या अनुभवी व्यक्ति के साथ काम करने का भी जो उसको उम, किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ काम करने का भी उसको मौका मिल सकता है। तो ये ये होता है अपने पास, ये है अपना आईटीआई करने के बाद, है ना? आईटीआई के बाद वैसे तो कई सारी जो जॉब्स ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ आईटीआई का डिप्लोमा के बेस पे भी आपको जॉब्स मिल जाती हैं। रेलवे में भी ऐसी बहुत सारी जॉब्स होती हैं। तो ये आईटीआई करने के बाद आप अपना खुद का काम शुरू कर सकते हो। तो ये चीज़ आपकी जो है एक स्ट्रीम हो गई आईटीआई, ठीक है ना? तो इसके अलावा क्या है कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक अपना अकादमिक कार्यक्रम है जो वो जारी नहीं रख सकते। उनके पारिवारिक हालात ऐसे होते हैं जहाँ उनको कुछ पर जो पर्सनल उनकी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि वो 10वीं के बाद अपनी पढ़ाई जारी ही नहीं रख सकते, कि उनको क्या करना चाहिए। तो उनके लिए भी यहाँ पे सजेशंस हैं, क्योंकि देखो अपने ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे हर प्रकार के बच्चे अपने को मिलते हैं जिन्होंने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ भी दी है, ठीक है? अब वो समझ नहीं आ रहा कि उनको क्या करना है, तो उनके लिए भी बहुत सारे जो प्रोग्राम हैं वो खुले हुए हैं। जैसे मान लो इसमें इलेक्ट्रीशियन का काम सीख सकते हैं, वो प्लम्बर का काम सीख सकते हैं, कोई पर्टिकुलर मशीनरी ऑपरेटिंग का काम सीख सकते हैं, सिलाई का काम सीख सकते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख सकते हैं। तो वो किसी जो दुकान पे, किसी भी मोबाइल वाली दुकान पे किसी के अंडर में काम करके फिर बाद में अपना काम है वो शुरू कर सकते हैं। और कंप्यूटर हार्डवेयर का काम हो गया, टू व्हीलर का जो सर्विस का काम हो गया, फोर व्हीलर्स का मैकेनिकल वर्क हो गया, इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, या कैमरामैन हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, डेयरी मैनेजमेंट हो गया। तो ये ऐसे काम हैं जो सारे के सारे स्किल बेस हैं, और इन कामों के आधार पे आदमी कभी भी भूखा नहीं मरता। तो इसमें आपके पास कोई डिग्री की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आपके पास अच्छी स्किल होनी चाहिए। ये स्किल बेस्ड प्रोग्राम है। तो आपके अगर इसमें अच्छी स्किल है तो नो डाउट आपके पास काम की भरमार रहेगी। जैसे मान लो आज के टाइम में अगर अपने मार्केट में देखें तो बढ़ई का काम, जो कारपेंटर का काम है, वो स्किल बेस्ड काम होता है। तो उसमें जो अच्छे स्किल्ड कारपेंटर्स हैं उनको फ्री होने का टाइम ही नहीं मिलता, है ना? उनके अंडर में बहुत सारे बच्चे हैं वो काम सीखते हैं। तो ये एक जो स्किल बेस्ड प्रोग्राम जो है वो भी आप इसमें कर सकते हो। और ये जो काम सीखने के लिए आपको साल 6 महीने में आप अच्छे से काम सीख जाते हो। तो ये काम जो है वो आपको लगभग 6 महीने से एक साल के बीच-बीच अगर आप अच्छी मेहनत करते हो, मन लगा के लगन से काम करते हो, तो ये काम भी आप सीख सकते हो। तो इससे आप स्वयं का जो काम है वो शुरू कर सकते हो। अभी एक चीज़ और है, क्योंकि 10th पास आउट है बच्चा, तो अभी बच्चा जो है वो माता-पिता की नज़र में, कई माता-पिता क्या होते हैं कि बच्चों को थोड़ा खुद से सोचने का मौका ही नहीं देते। तो वो उन पे क्या है कि ये दबाव बना के रखते हैं कि जी आपको तो इंजीनियरिंग ही लेनी है। आपने थ्री इडियट मूवी देखी होगी, है ना, बहुतों ने। तो कि उसमें आपको इंजीनियरिंग ही लेनी है, आपको तो इंजीनियर बनना है, आप इंजीनियरिंग लाइन में चले जाओ। तो वो ज़बरदस्ती उस बच्चे के ऊपर क्या आता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रीम थोप दी जाती है। तो जो पेरेंट्स हैं उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि बच्चे को
उसकी रुचि को समझने की कोशिश करें, उसकी क्षमता को समझने की कोशिश करें, जो उसका जो नॉर्मलाइज़ेशन बिहेवियर है उसको समझने की कोशिश करें। हर एक बच्चे का जो सोचने का जो तरीका होता है, हर एक बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्टिंग फ़ील्ड होता है, वो अलग-अलग होता है। तो उसकी जो टाइम के साथ उसकी सीखने की गति तथा रुचि में क्या होते हैं, चेंज आते रहते हैं। तो माता-पिता को नॉर्मली ये गलती नहीं करनी चाहिए कि वो अपने जो अधूरे सपने होते हैं, वो पूरा करने के लिए बच्चों को दबाव में लेके आएँ। और इसमें सही मार्गदर्शन और सही जो कॉन्फिडेंस है, उसके साथ बच्चों के साथ वो खड़े रहें, ताकि वो बच्चा देखो आज का जो टाइम है वो पूरे का पूरा स्किल बेस्ड टाइम है। आज एआई का युग है। हम एआई के ऊपर भी बात करेंगे। ये सभी के सभी प्रोग्राम क्या हैं, आगे जाके एआई के साथ मिक्स हो जाते हैं। हम पर्टिकुलर वीडियो में इस चीज़ की बात करेंगे। तो पेरेंट्स से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि बच्चों को समझें, बच्चों को क्या करना है, उनकी जो मानसिक जो लेवल है उसको समझें, उसको समझते हुए उसको जो उनका जो निर्णय लेना है उसमें उनका बच्चों का साथ दें। तो आज का जो सबसे महत्वपूर्ण जो संदेश है मेरा वो है कि सीखना कभी भी बंद मत करना, ठीक है? और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहो, बिना डरे, बिना झिझके। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप बिना डरे, बिना झिझके आप हमसे पूछ सकते हो। हम आपके क्वेश्चंस जो हैं आंसर आपके चाहे कमेंट बॉक्स में दें, चाहे आपके आंसर्स हैं आप अलग एक नई वीडियो बनाएँ, तो हम क्वेश्चन आंसर्स पे एक वीडियो भी बना आपके लिए लेके आ जाएँगे, जिसमें हम किसी जो इस फील्ड में स्पेशलाइज़्ड पर्सन्स हैं, उनसे भी आपकी जो मुलाकात है वो करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो आप अपने ये जो वीडियो है वो आप अपने उन बच्चों के साथ शेयर कर दो जो बच्चे 10वीं कर रहे हैं, ठीक है? आप अपने साथियों के साथ शेयर कर दो जिनके बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं या 10th पास आउट करने वाले हैं या 10th के जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में हमें मेल या कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता सकते हो। आप अपने टॉपिक भी बता सकते हो कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में। मैं डॉक्टर जगनश्याम सिंह, धन्यवाद।